अभी स्क्रीन आ रही है? नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? क्या नहीं आ रही। एक मिनट। Can I start, Dilraj? Yes, ma'am, start. Okay. So respiration. तो आपको पता है कि आप अगर एकदम अच्छी से अच्छी, क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, एकदम ठाए गाड़ी लेकर आओगे तो भी खाली गाड़ी लाने से काम नहीं चलेगा ना, आपको उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा। फिर खाली पेट्रोल डालने से भी काम नहीं चलेगा, इग्निशन देना पड़ेगा। जब तक इंजन स्टार्ट नहीं होगा, जब तक पेट्रोल का कंबशन शुरू नहीं होगा, तब तक आपकी गाड़ी आगे नहीं चलेगी। सो सिमिलरली अभी मैडम चलेगी तो धक्का मारने से। हाँ, तू धक्का मार टाइप सी है, तू धक्के ही मार। मैडम आपने बोला कि नहीं चलेगी, पर चलेगी ना धक्का मारने से। तू चला BMW धक्का मार के, तू चला, तू ही सोच सकता है सिर्फ ऐसा। पहले लाने तो दो। और तेरा रियल लाइफ में भी ऐसा है। यू आर अ BMW, सच एन इंटेलिजेंट पर्सन, पर तू धक्के ही मार रहा है अपने करियर के साथ, बिकॉज यू आर नॉट पुटिंग इनफ एफर्ट। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इवन इफ यू लाइक वी हैव स्टडीड न्यूट्रिशन, तो आपने खाना अच्छे से अच्छे खा लिया, उसको डाइजेस्ट भी कर लिया, एब्जॉर्ब भी कर लिया, पर आपकी बॉडी के लिए वो खाना कब यूजफुल है? जब उसका कंबशन हो। और कंबशन कैसे होगा? रेस्पिरेशन से। सो कंबशन इज नथिंग बट, अगर मैं थोड़ा धीरे बोलूं तो भी सुनाई देगा? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. So, respiration is a process of combustion. With the help of respiration, food is burnt in the cell. Burnt मतलब chemical name of that burning is combustion. पर उसके लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. And then it will release energy. और ये कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा. So, if I want to write a very simple equation for this, how do I write my equation? So what is respiration? Respiration is combustion of food. So that is food plus oxygen. अब यहाँ पे food क्या लेते हैं? Generally it is the glucose which is used as substrate for combustion. So that will give you energy. Energy in what form? Energy in the form of ATP. And what is this ATP? ATP is adenosine triphosphate. Okay. Now, where does this process take place? The process takes place in mitochondria. Where does the process take place? I should write. It takes place in mitochondria. Okay. अब ये बताइए मुझे कि सारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या? You have studied two kind of cells. All the cells have mitochondria. Eukaryotes only, ma'am. See, you have studied two kinds of cells, prokaryotes and eukaryotes, and Parth has rightly told that only eukaryotes will have mitochondria. Prokaryotes में there are no membrane-bound organelles. तो वहाँ respiration कैसे होगा? तो वहाँ पे there is no combustion using oxygen. हम आगे पढ़ेंगे, दो तरह के organisms होते हैं, aerobic, anaerobic. तो जो anaerobic है, they can survive without oxygen, और जो aerobic है, they will survive in presence of oxygen. समझ में आया आपको? So anyways, अभी you need to understand respiration is oxidation of food to gain energy, and this happens in the presence of oxygen in mitochondria. Okay, let us go further. And what is the product? The product is ATP. अब ATP मतलब हम पूरा का पूरा, मैंने कहा ना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
तो हम एडिनोसिन फॉस्फेट सब कुछ तब नहीं बनाते हैं। देखो ADP is already available. What is ADP? ADP is adenosine triphosphate diphosphate. So when I say ADP is adenosine डाइफॉस्फेट, मतलब ये ऑलरेडी है ही, समझो ये एडिनोसिन है, इसमें एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, तो ये हुआ मोनोफॉस्फेट। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। इसमें एक फॉस्फेट है तो ये हुआ मोनोफॉस्फेट, दूसरा भी है तो ये हो गया डाइफॉस्फेट। तो अब हमारे पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ग्लूकोज के कंबशन से जो भी एनर्जी रिलीज हुई उससे हमने क्या किया, उससे हमने सिर्फ एक फॉस्फेट यहाँ पे ज्वाइन कर दिया और वो जो एनर्जी थी उसको स्टोर करके रख दी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो जो एनर्जी रिलीज हुई ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, वो एनर्जी कहाँ यूज हो गई? टू कंजर्व दिस in the form of chemical bond. So when I say ADP is converted to ATP, what it essentially means? It essentially means adding one phosphate molecule to ADP. Okay, so that is what is done in respiration. अब ऐसा करके आपको ATP मिल गया. This ATP is the energy currency. It is like the currency that you have in bank account, और आजकल तो बैंक अकाउंट में क्या you have it in गूगल पे, पेटीएम, पेजैप, whatever. तो अब ये एनर्जी करेंसी को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं. यू वांट टू बाय फूड, क्लोथ्स, ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट, फ्यूअल, व्हाटएवर इट इज, स्कूल की फीस पे करनी है, इंश्योरेंस भरना है, एवरीवेयर यू कैन यूज दिस करेंसी. सिमिलरली ATP कैन बी यूज्ड एनीवेयर एंड एवरीवेयर. आपको कोई रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, वर्न आउट सेल को रिपेयर करना है, फॉर एवरीथिंग व्हाट विल यू डू? ATP विल बी ब्रोकन डाउन. मतलब ये जो बॉन्ड हमने बनाया था ना, ये वाला, अब इस बॉन्ड को तोड़ देना पड़ेगा. तो इफ यू ब्रेक दिस बॉन्ड तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, पर उसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए. So because the bond is broken down using water, ये प्रोसेस को आप बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP. लाइसिस मतलब ब्रेकिंग और हाइड्रो मतलब वाटर. So breaking with the help of water is hydrolysis. I hope this slide is clear. I'll move further. Now there are two kinds of respiration, aerobic and anaerobic. So when I say aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. Aerobic में से एनर्जी ज्यादा मिलेगी, anaerobic में से एनर्जी कम मिलेगी. एरोबिक के एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. और मोस्टली सारे ऑर्गेनिजम्स दे परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन. इन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? देखो मैंने कहा था एवरीथिंग इज डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड टू ग्लूकोज. तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. नाउ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखो ये है ना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा पाइरूवेट में. अब यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता. तो पहला स्टेप रेस्पिरेशन में क्या होता है? पहला स्टेप रेस्पिरेशन में होता है ग्लूकोज is broken down to pyruvate. और ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है सेल के साइटोप्लाज्म में. आप ध्यान रखेंगे चाहे ऑर्गेनिक, चाहे एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, ये वाला स्टेप दोनों में सेम रहेगा. Now when I say glucose is broken down into pyruvate, क्या मतलब है इसका? तो ग्लूकोज को आप ऐसे इमेजिन करो, इट्स अ 6 कार्बन कंपाउंड. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है. ओके, नाउ
सिस्टम। अब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ना ग्लूकोज, इसको हम ब्रेक करेंगे। अगेन ब्रेक करने के लिए तो एनर्जी चाहिए होगी ना, आपको केमिकल बॉन्ड तोड़ना है, तो इसको हम यहाँ से ब्रेक करेंगे। तो अब हमको क्या मिले, हमको 2 कंपाउंड्स मिले। दिस वाज 6 कार्बन, this is 3 carbon and this is 3 carbon. So that is why when you break one glucose molecule which is having 6 carbon, you get 2 pyruvate molecules which are having 3 carbons. Let us take the story further. What happens to this pyruvate? Pyruvate goes into mitochondria and it is further broken down into CO2, water and energy. इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो now what happens to this pyruvate? This pyruvate goes to mitochondria. और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, पाइरुवेट, कितने कार्बन थे इसमें, 3 कार्बन थे। It is completely broken down into CO2 plus water plus energy, क्योंकि इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पे जो एनर्जी मिलेगी इट विल बी मोर एज कंपेयर टू एनएरोबिक प्रोसेस। अभी हमने एरोबिक प्रोसेस देखा है जिसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है इन माइटोकॉन्ड्रिया, और हमको एंड प्रोडक्ट्स क्या मिले, हमको एंड प्रोडक्ट्स मिले कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब हम एक दूसरे तरह का रेस्पिरेशन देखते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, इट इज हैपनिंग इन साइटोप्लाज्म इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है एनर्जी कम होगी, एंड प्रोडक्ट्स भी अलग होंगे। यहाँ आपको मिला था CO2, वाटर एंड एनर्जी। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन 2 तरह का हो सकता है। कौन से 2 तरह का हो सकता है? So anaerobic respiration can be of 2 types. It can be either lactic acid fermentation. उसके पहले I need to tell you what is fermentation. तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एनएरोबिक तरीके से होता है, that means it is broken down in absence of oxygen, इसको आप बोलोगे fermentation. So fermentation is very slow process of breaking down glucose in absence of oxygen. अब ये fermentation 2 तरह का हो सकता है, lactic acid fermentation and alcoholic fermentation. lactic acid fermentation कहाँ पे होगा, हमारे मसल्स में होगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होगा, जैसे कि ईस्ट। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंट लैक्टिक एसिड क्या होगा, इसका होगा अल्कोहल। वेरी गुड जशनदीप, टू बी स्पेसिफिक इट विल प्रोड्यूस इथेनॉल। देखते हैं कैसे होता है। So glucose in presence of cytoplasm, in cytoplasm it is converted to pyruvate. ये तो सेम ही है जैसा एरोबिक में हुआ था। Now what happens in your muscle cells, और ये हमेशा नहीं होता है, ये तभी होता है जब ऑक्सीजन की कमी हो। हम तो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है ना, हम एनेरोबिक नहीं है। पर कभी कभी आपके मसल्स में जब आप बहुत विगरस एक्सरसाइज करते हैं, आपने दौड़ लगाई 5 किलोमीटर, या तो आपने बहुत सारे पुशअप्स किए, तो व्हेन यू डू विगरस एक्सरसाइज, यू नो व्हाट हैपेंस, ऑक्सीजन सप्लाई इज लेस एंड ऑक्सीजन डिमांड इज मोर। तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा, मसल्स एरोबिक मोड से एनएरोबिक मोड में चले जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन मिल नहीं रही। तो मसल्स अब एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या करेंगे, पाइरुवेट विल बी ब्रोकन डाउन इनकम्प्लीटली।
क्योंकि कंप्लीट कंबशन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन अवेलेबल है नहीं, तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा और इनकम्प्लीट कंबशन का प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड और ये लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में जमा होता जाएगा एंड दिस विल कॉज फैटीग। फैटीग का मतलब थक जाना। अगर आप दौड़ रहे हो तो आप 3 किलोमीटर के बाद थक जाओगे क्योंकि जो लैक्टिक एसिड जमा हो रहा है उससे आपके पाँव में दर्द होने लगेगा। अब ऐसा है तो ये जो स्प्रिंट रनर्स होते हैं या तो मैराथन रनर्स होते हैं, आपको पता है लोग 10-10 किलोमीटर दौड़ जाते हैं, दे डू वॉक इन मैराथन, तो वो लोग क्यों नहीं थकते? की वजह से वो क्यों नहीं थकते? मेटाबॉलिज्म। यस, वो लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं अपने स्टेमिना बढ़ाने की और ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म डज नॉट शिफ्ट टू एनारोबिक मोड। वो लोग ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि दौड़ते दौड़ते भी वो इस तरह से सांस ले कि ऑक्सीजन अवेलेबल रहे। दिस अप्लाइज टू ऑल द स्पोर्ट्स पीपल। आप स्विमर है, एथलीट है, क्रिकेटर है, फुटबॉल प्लेयर है, व्हाटएवर इट इज, इट अप्लाइज टू ऑल द पीपल। इसीलिए स्पोर्ट्स आप ऐसे वन फाइन डे आई कैन नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग के हाँ अब मैं टीचर बन बन के बोर हो गई हूँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दी। इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे बहुत सालों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपना स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही आई कैन परफॉर्म। सो दिस इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जहां पे पाइरूवेट इज ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। और इसमें एनर्जी कैसे मिलेगी? कम। दिस एनर्जी विल बी लेस देन दिस एनर्जी। ओके, ईस्ट में क्या होता है? सबसे पहले बताइए, ये ईस्ट वाला फर्मेंटेशन ये हम सदियों से यूज करते आए हैं। वी हैव बीन यूजिंग दिस सिंस सेंचुरीज। खाली उसका केमिकल रिएक्शन पता नहीं था। देखो आप लोग वो आपकी मम्मी टेस्टी टेस्टी खाने बनाती है ना फर्मेंट करके। गुजरात में तो बहुत सारी चीजें बनती है फर्मेंट करके। क्या क्या बनता है बताओ? ढोकला। और क्या बनता है? ढोकला, खमन, हांडवा, फिर ईदड़ा। चीजें तो अच्छी लगती है खाने में लेकिन नाम बहुत खतरनाक खतरनाक है। Okay, anyways, and then idli is of course not from India, but they are also fermented product. तो ये सारी जो चीजें है ना ये फर्मेंटेशन करके बनती है। ये फर्मेंटेशन कौन करता है? हमारे लिए ये फर्मेंटेशन करता है ईस्ट। ओके, और इसी फर्मेंटेशन से एक और चीज बनती है लिकर, अल्कोहल। So what is this fermentation? Let us see. पाइरूवेट तक की स्टोरी तो सेम है। ग्लूकोज से पाइरूवेट बना था साइटोप्लाज्म में विदाउट एनी ऑक्सीजन। अब ये पाइरूवेट से बनाना है अल्कोहल, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा? ये काम ईस्ट करेगा। तो यहाँ पे आपका एंड प्रोडक्ट क्या है? आपका एंड प्रोडक्ट है इथेनॉल। अब आपने कभी ये सोचा कि अगर फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट इथेनॉल है, इथेनॉल इज यूज्ड एज अ लिकर, तो फिर इडली खाने से, इदड़ा खाने से, हांडवा खाने से नशा क्यों नहीं होता? When you consume ethanol, ethanol is known to be a spirit, है ना? तो इथेनॉल खाने से नशा होता है। तो इडली खाने से, ढोकला खाने से नशा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो फ्रेश होता है एक आध दो दिन में। कंसंट्रेशन कम होता है। वेरी गुड, somebody said it rightly, concentration। जो इथेनॉल की हम बात कर रहे हैं, इदड़ा या तो whatever fermented products you eat, उसमें इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही लो है, शायद 2 to 3% होगा, क्योंकि आपने उसको कितनी देर फर्मेंट किया? आपने उसको 4 घंटे 5 घंटे फर्मेंट किया। सो इट इज अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन। जब इसी चीज का लिकर बनता है तो उसको, जैसे वाइन बना रहे हैं आप, वाइन को कम से कम 21 डेज के लिए फर्मेंट करना पड़ता है। तो जब आप उसको 21 डेज के लिए बनाई थी, बन गई? बनी थी पर अच्छी नहीं बनी, बहुत खट्टी हो गई। सो व्हेन यू फर्मेंट थिंग्स फॉर 21 डेज, उसका अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप हो जाता है।
और जब वो बहुत कॉन्सेंट्रेशन में है, जैसे फॉर एग्जांपल बियर है तो उसमें 7 to 10% होता है, बहुत अच्छी अगर वाइन है तो शायद 15% होगा. When you go to whiskey and vodka, I think it rises to 40%. ठीक है, तो it is all about concentration. जितना ज्यादा अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी ज्यादा उसकी इफेक्ट होगी. तो ये जो ईस्ट है ये बड़े काम की चीज है. आपको बाहर अगर आप जाएंगे ना तो ईस्ट के ड्राइड स्पोर्स मिलते हैं, करियाने की दुकान पे भी मिल जाएंगे, प्रोविजन स्टोर पे. So that can also perform fermentation and it can give you ethanol and CO2. Is this clear to everybody? Is respiration clear to everybody? कुछ डाउट है? Yes, ma'am. हाँ बोलिए. बोलो. अच्छा, नो डाउट्स. ओके, अब देखो जो भी मैंने आपको बताया ना, सेम चीज इज शोन इन द फॉर्म ऑफ पाथवे. ग्लूकोज है इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे ना प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं आएगा क्योंकि ग्लूकोज को पाइरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड. बस साइटोप्लाज्म लिखेंगे आप. तो जब ऑक्सीजन है इन माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज ब्रोकन डाउन टू CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी. और मसल्स में क्या होगा? अगेन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज ब्रोकन डाउन टू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. और ईस्ट में क्या होगा? अगेन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज ब्रोकन डाउन टू इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी. प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग. So we have studied the biochemical process of respiration. हमारे अंदर respiration कैसे होता है? तो उसके लिए we have a respiratory system. Respiratory system हमको किस में help करेगा? In breathing. तो अभी मैं जो आपको बता रही हूँ, I'm talking about breathing. Respiration एक chemical reaction है जो सेल में होगा, पर ऑक्सीजन सेल तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? You have to breathe oxygen. You have to breathe in oxygen. तो वो ब्रीदिंग के लिए एक जो सिस्टम है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो आपकी टिकट कट जाएगी. सो इट विल लीड टू डेथ. और कोरोना का इतना खौफ क्यों? बिकॉज ये पहले मिथ था, लोगों को लगता था कि वो आपके लंग्स को कोलैप्स कर देता है. सो बिकॉज योर लंग्स हैव स्टॉप्ड ब्रीदिंग, आप सांस ही नहीं ले पाओगे, तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, तो एनर्जी कैसे रिलीज होगी? सो दैट इज व्हाई पीपल आर पुट ऑन वेंटिलेटर. जो काम आपके लंग्स करते हैं वो काम वेंटिलेटर करेगा. बट इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस. बट अब पता चला है, अब मतलब पहले से भी पता ही था कि कोरोना इज नॉट ओनली लीडिंग टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इट इज लीडिंग टू हिमेटोलॉजिकल कंडीशन. ब्लड से रिलेटेड है ये. ओके, सो अभी वी विल ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन रेस्पिरेशन. नाउ व्हाट डू वी हैव फॉर रेस्पिरेशन? दिस इज अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. हम शुरू करेंगे नेजल कैविटी से. नोज है, उसमें 2 नॉस्ट्रिल्स हैं. The nostrils are leading to nasal cavity. और ये है आपकी ओरल कैविटी. दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? फैरिंक्स पे मिल रहे हैं. पर खाना ओरल कैविटी से लैरिंक्स में ना जाए इसके लिए यहाँ पे एक एपिग्लॉटिस दिखाया हुआ है. सो एपिग्लॉटिस की वजह से खाना जाएगा इसोफेगस में. इट विल नॉट गो इनटू लैरिंक्स. अब फैरिंक्स के बाद लैरिंक्स है जो कि आपका वॉइस बॉक्स है. जब आप बात करेंगे, यू कीप योर फिंगर्स ऑन योर नेक और वहां पे आपको कुछ वाइब्रेशन फील हो, तो आप वो वाइब्रेशन फील करो. दैट इज लैरिंक्स और योर साउंड बॉक्स. नाउ देन इट इज कंटिन्यूड इनटू ट्रैकिया. अब आप देखो, ट्रैकिया एक ट्यूब है और उस ट्यूब के ऊपर आपको कुछ रिंग्स दिखाई दे रही है इस तरह. तो ये क्या है? These are the rings that are made up of cartilage. What is cartilage? आपने 9th में tissues पढ़े थे. Yes, so there ma'am. are connective tissues. Yes, ma'am. बहुत सारे तरह के पढ़े थे, but now we are concerned about bone and cartilage. तो ये जो cartilaginous rings हैं,
which are covering trachea, they are actually support. They will support and they will not allow trachea to collapse. क्योंकि आपके ट्रैकिया 24/7 एयर इनहेल करने का काम कर रहा है. So it is expanding, contracting, तो उसको सपोर्ट की जरूरत है. So do remember, the trachea is supported by cartilaginous rings. Now as you can see here, trachea is divided into two. Which two parts? Bronchi. So now this will make a tree-like structure. कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज ट्रैकिया. अब ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगा दो ब्रोंकियोल में. अब ये ब्रोंकियोल वापस डिवाइड होंगे, फिर अगेन दे विल डिवाइड, ऐसे करके ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया? ट्री जैसा स्ट्रक्चर बन गया है ना. So they divide and subdivide and again divide and then they give rise to bronchial tree. Or finally, yeah, somebody said it correctly. Finally, each bronchiole is going to end into a balloon-like structure. और ये balloon-like structure क्या है? Alveoli. और ये सब कुछ कहाँ प्रेजेंट है? ये सब कुछ प्रेजेंट है लंग्स के अंदर. ओके. Now having known the structure, where is my presentation? Oh, where's my presentation? Okay, I'll take it out again. So again, starting with the respiratory organs, you started with rings, then you have larynx, and then trachea. And trachea has divided into bronchiole, and you see bronchiole has again divided into so many structure. And all this is taking place in lung. How many lungs do you see here? There are 2 lungs. और यहाँ पे एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है जिसको आप बोलते हैं डायाफ्राम. So can you see this black colored diaphragm? Yes, ma'am. Sorry. So look for the diaphragm also. अब डायाफ्राम के ऊपर लंग्स हैं, लंग्स के अंदर अल्वियोलाई है. Okay. Now let us see how the breathing takes place. So where does the air go? First air goes into nostril. Nostril के अंदर क्या है? Hairs and mucus. किस लिए? To trap the dust particles. तो एयर अंदर प्योर होके जाएगी. Dust particles, microorganism, all this is retained by hair. And the pure air, disinfected air, passes through pharynx, then it goes to larynx, then trachea, then bronchi, and finally it enters the lungs. I told you there are rings of cartilage present in trachea. काम क्या है उसका? Prevent trachea from collapsing whenever there is no air in the lung. तो in the trachea. तो जब air है, एक मिनट, let me show with the help of diagram. Okay, it was here. So suppose this is your trachea. Whenever it is filled with air, no problem. जैसे बलून होता है, बलून में हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, लेकिन जब बलून में हवा नहीं है तो वो कोलैप्स हो जाता है. ट्रैकिया कोलैप्स नहीं हो सकता. तो whenever there is no air in trachea, उस वक्त क्या होगा? Will it collapse? No, it will not collapse because there are cartilaginous rings which will hold it and which will not allow it to collapse. I hope the function is clear. Okay. Now
As you can see here, these are cartilaginous rings, white color, and it divides into bronchiole, bronchus, then bronchiole, and then finally it will divide into very small bronchioles which end in alveoli. So where are alveoli? Look here. Can you see these structures? These are alveoli. Now as you can see here, the alveoli, it is surrounded by so many blood vessels. तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, alveoli is surrounded by blood vessels, और blood vessels में blood है जिसमें क्या हो रहा है, exchange of gases is taking place. किस तरह का exchange हो रहा है यहाँ पे? Carbon dioxide will move from blood to alveoli and oxygen will move from alveoli to blood. Which process is responsible for all this? So the process responsible for all this is diffusion. कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे? डिफ्यूजन हो रहा है. अच्छा, कभी उल्टा क्यों नहीं हो जाता? कभी उल्टा क्यों नहीं होता? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में क्यों नहीं चला जाता और ऑक्सीजन ब्लड से बाहर क्यों नहीं चला जाता? क्योंकि हमारे जैसे ही कार्बन बेस्ड फूड है और इसलिए जब हम उसका कंजप्शन करते हैं तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है. हाँ, और देयर इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. In diffusion, things will always move from higher concentration to lower concentration. तो क्योंकि ब्लड में CO2 ज्यादा है, वो हमेशा ब्लड से बाहर जाएगा, और क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन कम है, वो हमेशा ब्लड के अंदर जाएगा. तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है अल्वियोलाई में. अब आप देखिए, अल्वियोलाई आर स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स. यहाँ पे सपोज दिस इज योर ब्रोंकस. सो दिस इज योर ब्रोंकस. तो ये ऐसा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर नहीं है. दिस इज ब्रोकन डाउन इनटू सो मेनी स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर. तो इतने सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर की जरूरत क्या थी? व्हाई कांट आई हैव अ बिग सैक, वन बिग सैक ऑफ लेट अस से एक्स अमाउंट, या तो फिर मेनी स्मॉल सेक्स. देयर आर मेनी स्मॉल सेक्स जिनको हम अल्वियोलाई बोलते हैं. लेट अस से दिस वाज जस्ट अ मिनट, लेट अस से इसका साइज था 100x और इनका साइज है x. तो आपको क्या लगता है किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा? एक 100 लूं या XX वाले छोटे छोटे 100 ले लूं बहुत सारे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ बोलिए. यस मैम, छोटे छोटे 100 लीजिए. करेक्ट. प्लीज इस बात को अच्छे से समझना, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारा फिजिक्स है. बहुत सारी जगह वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. जैसे लंग्स में अल्वियोलाई है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे है. वो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, आउटर इज लाइक दिस, और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो ऐसी है, इट इज फोल्डेड ताकि सरफेस एरिया लार्ज रह सके. इसको क्रिस्टे बोलते हैं. इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल क्या है उसके अंदर, बताइए? वेरी गुड, इट हैज गॉट विलाई, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके. एंड सिमिलरली लंग्स में क्या है? लंग्स में बहुत सारे अल्वियोलाई हैं, सो दैट द सरफेस एरिया इज मोर एंड रेस्पिरेशन का जो डिफ्यूजन है वो बहुत जल्दी जल्दी हो सके, क्योंकि आप इसमें कोई एनर्जी स्पेंड नहीं कर रहे हो डिफ्यूजन में. दिस इज ऑल हैपनिंग विदाउट इनपुट ऑफ एनर्जी. प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग.